Hello everyone, welcome to our channel Current Affairs Updated. This is me Madhu Joshi and today we are going to start our chapter number 3 that is Social Institutions, Continuity and Change. तो जिस तरीके से आपको टाइटल से ही पता चल रहा है राइट कि आज हम सोशल इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात करने जा रहे हैं और किस तरीके से जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें चेंजेस आते हैं और चेंजेस के साथ साथ एक कॉन्टिन्यूटी बना रहता है। आज हमें ये सब चीजें इसमें देखनी होंगी राइट। हम बहुत सारे सोशल फैक्टर्स पढ़ेंगे जैसे हमने लास्ट चैप्टर में भी कंप्लीट किया राइट। डेमोग्राफी में हमने देखा कि किस तरीके से सोशल फैक्टर्स कितने इंपॉर्टेंट है राइट। इसी तरीके से आज हम इस चैप्टर में भी देखेंगे किस तरीके से कॉन्टिन्यूटी बना हुआ है और चेंजेस भी आ रहे हैं राइट। सो बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस की आज हम बात करेंगे। आइए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। So today we are going to start our chapter number 3 that is social institutions, continuity and change। तो जैसे कि हमने सेकेंड चैप्टर में पॉपुलेशन के बारे में पढ़ा और ये पढ़ा कि किस तरीके से जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं जैसे बर्थ रेट है या डेथ रेट है, उसके बाद सेक्स रेशियो है, ये क्यों डिक्लाइन कर रहा है या क्यों इंक्रीज कर रहा था राइट। ये सब चीजें हमने डिस्कस की। तो आपको उसमें क्या करना है कि जो भी आपके पास सेक्स रेशियो या कोई भी कॉन्सेप्ट है ठीक है उससे रिलेटेड आपको डेटा जो है वो रिसेंट डेटा कलेक्ट करना है। सो उसके लिए आप बहुत सारी सेंसस देख सकते हैं राइट। सेंसस के थ्रू आपको पता चलेगा किस तरीके से जो नया डेटा है वो अभी क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है राइट। सो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है सेकंड चैप्टर में। अब थर्ड चैप्टर में ये बात करें सोशल इंस्टीट्यूशंस की। ये बोल रहे हैं कि कुछ चीजें ऐसी है जो कंटिन्यू भी है ठीक है लेकिन उसमें चेंजेस भी आ रहे हैं। तो ऐसा कुछ ब्रेक पॉइंट नहीं है कि एक चीज खत्म हो गई है और उसके बाद कुछ आ रहा है। वो ये चीज समझाने की कोशिश करें कि किस तरीके से एक कंटिन्यूटी भी बनी हुई है और चेंजेस भी आ रहे हैं राइट। सो अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उन्होंने हमें दिया कास्ट एंड द कास्ट सिस्टम। ओके सो कास्ट एंड कास्ट सिस्टम आपको पता है कि कास्ट किस तरीके से पहले भी थी और आज भी है, लेकिन ऑब्वियसली पहले बहुत ज्यादा रिजिड थी लेकिन अब कुछ चेंजेस आए हैं राइट। सो सबसे पहले ये बात करेंगे कास्ट इन द पास्ट। ओके सो सबसे पहले ये बोलते हैं कि हमारे पास जो कास्ट है ठीक है वो वर्ड कहां से आया है ठीक है, ओरिजिनेट कहां से हुआ है। इट इज फ्रॉम द पोर्टुगीज वर्ड कास्टा विच मीन्स प्योर ब्रीड राइट। उसके बाद ये बताते हैं किस तरीके से जो कास्ट है उसके अंदर आपके पास देखो एक तो डिस्टिंक्शन है वर्णा सिस्टम। वर्णा सिस्टम क्या है? ब्राह्मण्स, क्षत्रियास, वैश्यास एंड शूद्रास राइट। ये सब चीजें हमने कवर की है पहले भी। उसके बाद वो बताते हैं कि किस तरीके से जो जाति है ठीक है, जाति इज अ जेनरिक टर्म रेफरिंग टू स्पीसीज और काइंड ऑफ एनीथिंग रेंजिंग फ्रॉम इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स टू प्लांट, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। लाइक आपने देखा है ना किस तरीके से जैसे आप हिंदी में वो भी पढ़ते हो देखो बहुत सारी जातिवाचक है ना वो चीजें जो आती हैं तो उसका क्या मतलब होता है कि आप किसी भी चीज के बारे में पढ़ रहे हो। इसी तरीके से जाति इधर सोशियोलॉजी में क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है कि जाति एक पार्ट है राइट। कास्ट के अंदर जो डिविजन्स हैं ठीक है जैसे ब्राह्मण, क्षत्रियास, वैश्य, शूद्रास, ये तो 4 डिस्टिंक्शन है ही। इसके अंदर भी कैटेगराइज किया हुआ है, उन्हीं को हम जातिज बोलते हैं राइट। और जाति आपके जो है विलेज कम्युनिटीज में आपको ज्यादा अच्छे से देखने को मिलती हैं ठीक है। तो ये जो आज की जो आप डिस्टिंक्शन देखोगे ना कि किस तरीके से एक ग्रुप जो है उसको हम डिस्टिंग्विश करें दूसरे ग्रुप से, तो कास्ट तो बाद में लेकिन हम पहले किसकी बात करते हैं? जाति की ठीक है। सो ये सब चीजें आपको अभी भी देखने को मिलती हैं। ओके सो ये बोलते हैं कि वर्णा और जाति के बीच का जो रिलेशन है वो हमेशा स्पेकुलेशन में रहा है। लोगों ने हमेशा इसको ढूंढने की कोशिश की है कि किस तरीके से ये जो रिलेशन है ये बना हुआ है राइट। देन दे आर टॉकिंग अबाउट यू नो कि कास्ट को अगर आप ये कहो कि कास्ट कब ओरिजिनेट हुआ था कितने साल पहले, तो ये आप चीज अच्छे से नहीं बता सकते हो राइट। उसके बाद इन्होंने कहा है कि हमारे पास कुछ फीचर्स है कास्ट सिस्टम के। ओके सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट यू नो। आज हम बिल्कुल लाइन टू लाइन रीड नहीं करने वाले हैं इसको। आप जो भी आपके सामने ये चैप्टर्स हैं हम इसमें बिल्कुल सिर्फ इतना एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरीके से इस पैराग्राफ में क्या एक्सप्लेन किया हुआ है ठीक है। आपको उससे आइडिया लग जाएगा। देन व्हेन यू आर गोइंग टू रीड द चैप्टर ठीक है वो बहुत ईजी हो जाएगा। ओके सो कास्ट इज डिटरमाइंड बाय बर्थ। फर्स्ट क्या है कि कास्ट क्या है? एस्क्राइब फैक्टर है। ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि कास्ट आपको कब मिल जाता है? जब आप बॉर्न होते हैं राइट। सो कास्ट इज एन एस्क्राइब फैक्टर। देन मेंबरशिप इन अ कास्ट इन्वॉल्व स्ट्रिक्ट रूल्स अबाउट मैरिज। कास्ट ग्रुप्स आर एंडोगेमस। सो एंडोगमी आप देख सकते हो किस तरीके से प्रेवलेंट है राइट। आपको पता है कि यू कैन मैरी विद इन योर ओन कास्ट। सो दिस इज व्हाट? दिस इज एंडोगमी राइट। सो ये भी आपने देखा। देन देयर आर सम नोशंस रिगार्डिंग फूड एंड फूड शेयरिंग। ऑब्वियसली बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस होती हैं कि कैसा आप खाना खा सकते हो और किसके साथ आप खाना शेयर कर सकते हो। ये चीजें मैटर करती हैं।
देन कास्ट इन्वॉल्व्स अ सिस्टम यू नो हायरार्की ऑफ रैंक एंड स्टेटस। आपको पता है हायरार्की मैंने बताया था कि एक सोशल लेडर, राइट। तो उस हायरार्की में जैसे आपके पास ब्राह्मण्स हैं, क्षत्रियाज हैं, वैश्याज हैं, शूद्राज हैं, ठीक है। अब इनके अंदर किस तरीके से आप जो स्टेटस है या रैंक है वो एसोसिएट करते हो। ब्राह्मण्स एट द टॉप एंड शूद्राज एट द बॉटम। ओके, सो ब्राह्मण्स टॉप पर हैं तो वो हायर स्टेटस के हैं, ठीक है, शूद्राज लोअर स्टेटस के हैं। तो ये सब चीजें आपने पहले ही कर रखी है, राइट। Then they are saying that it also involves subdivisions. Obviously आपको पता है कि कास्ट में बहुत सारी सब डिविजन्स हैं, ठीक है, और उन सब डिविजन्स में भी बहुत सारी सब डिविजन्स हैं। तो हमने जीएस गुर्रे में फीचर्स ऑफ कास्ट किए थे, ठीक है, जिसके अंदर हमने फर्स्ट जो फीचर किया था वो सेगमेंटल डिवीजन ऑफ सोसाइटी, वो यहीं पर हमें दिख रहा है, ठीक है। तो ये सेगमेंटल डिवीजन इसको इसीलिए बोलते हैं। देन कास्ट फॉर ट्रेडिशनल लिंक टू ऑक्यूपेशंस एंड स्टिल इट इज यू नो लाइक इन मेनी पार्ट्स इट इज स्टिल यू लिंक टू द ऑक्यूपेशंस, ठीक है। आज भी ऐसा है कि बहुत जगह पर ये ऑक्यूपेशन के साथ लिंक्ड है, ठीक है। पहले भी थी और पहले बहुत ज्यादा रिजिड सिस्टम था, आजकल थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो गया है कि आज अगर कुम्हार का बेटा है, ठीक है, तो वो और किसी काम में भी जा सकता है, राइट। उसको जरूरी नहीं है कि अपने फादर का जो ऑक्यूपेशन है वही परस्यू करना है। सो कुछ चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन जो ट्रेडिशनली हमने देखा वहां पर क्या था कि कास्ट बेस्ड ऑक्यूपेशंस थे। तो दीज आर द फीचर्स ऑफ कास्ट सिस्टम व्हिच आर रियली इंपॉर्टेंट एंड यू हैव टू डू दिस। ओके, then they are saying कि जैसे आपने देखा कि किस तरीके से जो आपका जो कास्ट सिस्टम है, ठीक है, अगर आप देखोगे तो वो स्क्रिप्चुरल टेक्स्ट में मिलता है, आपको टेक्स्ट में पढ़ने को मिलेगा कि कास्ट सिस्टम कैसा था और किस तरीके से था, राइट। और आज के टाइम में आप देखोगे कि किस तरीके से जो कास्ट है, ठीक है, उसमें हम बहुत सारी चीजें रिफ्लेक्ट कर रही है। कास्ट कैसे हम देख सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल कास्ट सिस्टम कैन बी अंडरस्टूड एज कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेट ऑफ प्रिंसिपल्स। अब देखो एक तरफ तो कास्ट डिफरेंस दिखा रहा है, आपको डिफरेंस दिखाता है क्योंकि आप दूसरी कास्ट से अलग हो तो आप डिफरेंट हो और इसी वजह से आप सेपरेट रहते हो। और एक साइड आपको दिखा रहा है होलिज्म एंड हायरार्की। मतलब होलिज्म का मतलब क्या है, जैसे आपकी कास्ट और दूसरे की कास्ट अगर सिमिलर है तो यू आर अ पार्ट ऑफ अ ग्रुप, राइट। तो वहां से एक होलिस्टिक स्टडी हमें दिख रहा है। उसके बाद वो हायरार्की भी आपको पता है कि किस तरीके से सेट की हुई है, वो सब चीजें ये कास्ट जो है रिफ्लेक्ट करता है। सो आई थिंक ये सब चीजें बहुत ही बेसिक्स हैं जो हम पहले भी बात कर चुके हैं, राइट। सो आप इसको जब रीड करेंगे तो काफी अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और अगर आपको रीड करने के बाद कोई भी डाउट रहता है तो आप प्लीज पूछ सकते हैं। ओके, देन दे आर सेइंग कि एक अरेंजमेंट है फ्रॉम हाईएस्ट टू लोवेस्ट कास्ट में आपको देखने को मिलते हैं, जैसे वर्ना सिस्टम जो है आप देख सकते हैं उसमें। देन कास्ट के साथ प्योरिटी एंड पॉल्यूशन का कंसेप्ट जुड़ा हुआ है। अब प्योरिटी एंड पॉल्यूशन का कंसेप्ट आपको पता है कि कुछ कास्ट को पॉल्यूटेड कास्ट माना जाता था, राइट, जिनको हरिजन्स महात्मा गांधी जी ने नाम दिया, राइट। उनको पहले क्या माना जाता था कि दे वर अनटचेबल्स, दे वर पॉल्यूटेड कास्ट। तो आज भी बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहां पर ये नोशन एग्जिस्ट करते हैं। बहुत मेजरली अगर हम देखें तो काफी चीजें चेंज हो गई हैं, बट स्टिल है ना, अभी भी बहुत सारी जगह पर ये सब देखने को मिलता है। तो आप मुझे एग्जाम्पल्स बताओगे कि कहां पर आज भी पॉल्यूटेड कास्ट का नोशन है। ओके, सो यू कैन लुक इनटू दिस। Then they are saying कि caste are not only unequal to each other in ritual terms, they are also supposed to be complementary and non-competitive groups। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ रिचुअल के मामले में आप बोलोगे कि दोनों कास्ट जो है वो डिफरेंट है। कोई भी पर्टिकुलर आपने दो कास्ट ली, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो रिचुअल में डिफरेंट है, उनके अंदर जो कंपटीशन है वो भी काफी डिफरेंट है। तो इसलिए वो कभी भी compete नहीं करते हैं। एक कास्ट के जो रिचुअल्स, जो नॉर्म्स, जो वैल्यूज हैं वो पर्टिकुलरली उन्हीं की है, ठीक है, और दूसरी कास्ट की जो भी है वो उन्हीं की है। तो आप इसमें कभी भी कंपटीशन नहीं देखोगे, राइट। सो ये सब चीजें इन्होंने मेंशन की है। देन दे आर सेइंग कि दैट कॉलोनियलिज्म एंड कास्ट। ओके, सो अब इसमें ये क्या बता रहे हैं, कहते हैं कि जो इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हुआ कास्ट का, ऑब्वियसली वो बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से अगर आप देखो तो कॉलोनियलिज्म का बहुत बड़ा रोल है इसमें। ठीक है, उस टाइम पे ऐसे ऐसे सिचुएशंस लाए वो लोग जिससे क्या हुआ, जिससे कास्ट को इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया। ठीक है, सो स्कॉलर्स हैव एग्रीड दैट ऑल मेजर सोशल इंस्टीट्यूशंस एंड स्पेशली द इंस्टीट्यूशन ऑफ कास्ट अंडरवेंट मेजर चेंजेस ड्यूरिंग द colonial period। अब how it went under changes during the colonial period, ठीक है, ये आप मुझे बताना कि किस तरीके से चेंज हुआ, राइट। आप इधर पढ़ सकते हो बहुत आराम से कि किस तरीके से वो आपको बता रहे हैं कि कॉम्प्लेक्सिटीज को पढ़ना चाहिए। ठीक है, जो गवर्नमेंट वर्क करी थी उनके स्टेप्स जो थे उसके अकॉर्डिंग आप देखोगे किस तरीके से जो कास्ट है उसको इंस्टीट्यूशनलाइज किया जा रहा था। ओके, सो कास्ट को अगर हमें जैसे बाद में
जब हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना था कास्ट पे तो हमने किस तरीके से किया, थ्रू दी सेंसस। और सेंसस कहाँ पर फर्स्ट एस्टैब्लिश हुआ और कैसे, जो 1901 सेंसस अंडर द डायरेक्शन ऑफ हर्बर्ट रिस्ले was particularly important as is sought to collect information on the social hierarchy of caste। तो हर्बर्ट रिस्ले ने जो हमें जो सेंसस प्रोवाइड किया उसके थ्रू हमने एक हायरार्की ऑफ कास्ट देखा, ठीक है। सो ये सब चीजें क्या है, ये बिल्कुल माइनर कंसेप्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, और इसको जब भी आप रीड करो तो आप इसको मार्क कर सकते हो, ओके। देन वी हैव सी, देन दे आर सेइंग कि हमारे जो रैंक ऑर्डरिंग है, ठीक है, वो डिपेंड कर रही है कास्ट पे, ठीक है। कहीं ना कहीं ये जो सेंसस है या कुछ भी है, ठीक है, इन सब चीजों पे हमने अपनी नॉलेज को बेस किया, ठीक है, कि किस तरीके से हमें इन सेंसस से पता चलेगा कास्ट इंफॉर्मेशन, राइट, ये सब चीजें। देन दे आर सेइंग कि इंस्टीट्यूशन में बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा, क्योंकि जब आपके पास लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स आई, ठीक है, जब कॉलोनियलिज्म के अंदर ये सब चीजें आई, तो आपके पास बहुत ज्यादा जो नेशन एस्टैब्लिश हुआ वो किस चीज का हो गया, अपर कास्ट एंड दी लोअर कास्ट। सो ये यहीं से जो है ना इंस्टीट्यूशनलाइजेशन स्टार्ट हुआ। अच्छा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 में आपको पता है कि सबसे पहले हमारे पास शेड्यूल कास्ट आया। अब शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कैसे आया, आपको ये चीज पता होनी चाहिए, राइट। देन कास्ट एट द बॉटम ऑफ द हायरार्की दैट सफर्ड सिवियर डिस्क्रिमिनेशन इंक्लूडिंग द सो कॉल्ड अनटचेबल कास्ट वर इंक्लूडेड अमंग द शेड्यूल कास्ट। तो जिनके साथ पहले बहुत ज्यादा लाइक हम डिफरेंशिएट कर रहे थे, अब उनको बहुत ज्यादा राहत मिलने वाली थी, ठीक है, तो उनको शेड्यूल कास्ट में काउंट किया गया। ये चीज आप देख सकते हो। Then they are saying this colonialism brought about major changes in the institution of caste। Obviously बहुत ज्यादा चेंजेस लेकर आए कास्ट में ये, राइट। सो काफी सारे चेंजेस है, अभी मैंने मेंशन सभी नहीं किए हैं, ठीक है। तो आप इसको प्लीज रीड करो और आप इसमें से नोट्स बनाओ कि किस तरीके से जो कॉलोनियलिज्म है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा कास्ट पर, राइट। Then they're talking about caste in the present। Okay, so caste in the present you know कि किस तरीके से आज जो है, ठीक है, आज तो हर इंस्टीट्यूशन में you have caste associated with the notion of occupation or anywhere, right। लेकिन ये सिस्टम जो है थोड़ा फ्लेक्सिबल हो गया, राइट। जितना ज्यादा अर्बनाइजेशन और लाइक इंडस्ट्रियलाइजेशन में जाते जा रहे हैं, उतनी सारी जो कास्ट के नोशंस हैं थोड़ा खत्म होते जा रहे हैं, राइट। सो ये कह रहे हैं कि बहुत उस टाइम पे जब हमने देखा कि जब नेशनलिस्ट मूवमेंट वगैरह चल रही थी, तो उस टाइम पर सबसे ज्यादा जो लोग जुड़े हुए थे वो मिडिल क्लास थे, ठीक है। अब जो अपर कास्ट के रिफॉर्मर्स थे या फिर जो लोअर कास्ट के जो जो एक्सप्लॉइट हो रहे थे, उन सभी ने मिलकर बहुत ज्यादा फोकस किया कि किस तरीके से हमें ये कंसर्न में लेकर आने की जो कास्ट सिस्टम है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं एक्सप्लॉइट कर रहा है और इस कास्ट डिस्टिंक्शन की वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। तो आप देखोगे कि किस तरीके से मतलब वहां पर वर्क हुआ, ज्योतिबा फुले ने वर्क किया, राइट। और बाबा साहेब अंबेडकर लेकर आए हमारे सामने की अनटचेबिलिटी को अब एबोलिश किया जाए, राइट। रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट आया। सो ये सब चीजें क्या है, ये सब चीजें हैं कि किस तरीके से हम इन कास्ट डिस्टिंक्शंस को, ठीक है, किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। ओके, द डोमिनेंट व्यू इन द नेशनलिज्म वाज टू ट्रीट कास्ट एज सोशल लेवल। सो आपने देखा कि किस तरीके से जो नेशनलिस्ट मूवमेंट थी उसमें देखा गया कि कास्ट तो भाई गलत है ना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं कास्ट से। तो बेसिकली उन्होंने प्रॉब्लम्स को देखा, उन्होंने उसी चीज को मेजर किया, ओके। So then they are talking about the post-independence India state inherited and reflected these contradictions। अभी बहुत सारी contradictions भी थी। एक साइड तो अगर आप देखोगे स्टेट को हमेशा मतलब ये चिंता रहती थी कि किस तरीके से कास्ट को एबोलिश किया जाए, राइट, किस तरीके से इसको मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा जाए। और दूसरी साइड वो अनेबल थी, अनविलिंग थी, क्योंकि इतना रेडिकल रिफॉर्म होना मतलब सक्सेसफुल नहीं हो सकता था, राइट। तो उस टाइम पे बहुत सारी चीजें साथ में चल रही थी। अब उनको डर ये भी था कि जो कास्ट बेस्ड प्रिविलेजेस हैं या ये जो एबोलिशन है इंस्टीट्यूशन के, ये सब चीजें हो जाएंगी, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अपॉइंटमेंट्स टू गवर्नमेंट जॉब्स टुक नो अकाउंट ऑफ कास्ट, thus leaving the well educated upper caste and ill educated or often illiterate lower caste to compete on equal terms। अब देखो, अब ऑब्वियसली आपके कास्ट बेस पे तो कुछ चल नहीं रहा है, अब कास्ट बेस पे नहीं चल रहा तो सब चीजें आपके लिए इक्वल कर दी गई हैं। अब इक्वल होने की वजह से क्या हुआ, देखो आपकी अपॉर्चुनिटी जो है उस स्टेज तक पहुंचने की, ठीक है, वो तो बढ़ा दी है, लेकिन आपकी जो फैसिलिटीज रही हैं, आपकी उस जर्नी में जो फैसिलिटीज हैं वो तो डिफरेंट है, राइट। सो अभी देखो, अभी आप सभी लोग यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, राइट। लेकिन अभी आप अगर देखोगे तो बहुत सारे डिफरेंसेस हैं आपकी प्रिपरेशन में और साथ में कोई और है उसकी प्रिपरेशन में। हो सकता है कि उसको स्टार्टिंग से वही एनवायरमेंट मिला हो, और हो सकता है कि आपको ऐसा एनवायरमेंट नहीं दिया गया हो जिसमें आप पढ़ सको, राइट। सो आपकी जो वहां पर फैसिलिटीज हैं वो डिफर करती हैं और उसकी वजह से कहीं ना कहीं रिजल्ट में भी डिफरेंस आएगा।
सो अगर हम कास्ट बेस्ड नहीं लेकर चलेंगे तब भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, तो इसलिए कॉन्ट्रडिक्शन में था। Okay, then they are talking about modern industry created all kind of new jobs for which there were no caste rules. अब urbanization, industrialization, ये सब caste जैसी चीज को भूलते जा रहे हैं, right? They are only talking about meritocracy, right? हम सब किस पे चल रहे हैं? Achievement purpose पे। तो ascribed factors को हम कहीं ना कहीं गुम करते जा रहे हैं, ये चीज इन्होंने हमें बताई। देन दे सेज कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो कास्ट सिस्टम है वो आपको किसी पर्टिकुलर स्फीयर में मिलेगा, बल्कि आप कल्चर या फिर डोमेस्टिक स्फीयर्स में इसको देख सकते हो कि किस तरीके से जो कास्ट है, ठीक है, वो रिलेट करता है। देन इकोनॉमिक स्टेटस आपका देख सकते हो, तो आप देखोगे किस तरीके से हमारे पास इंटर रिलेशन ऑफ इंस्टीट्यूशंस है, ठीक है। सो ये सब चीजें इन्होंने कास्ट में मेंशन की। देन दे आर टॉकिंग अबाउट कि सोशियोलॉजिस्ट एंड सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट कॉइंड मेनी न्यू कॉन्सेप्ट्स लाइक संस्कृताइजेशन और डोमिनेंट कास्ट। ये श्रीनिवास जी ने दिया हमें। सेंस्क्रिटाइजेशन का मतलब होता है किस तरीके से, देखो जैसे एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर जो लोअर कास्ट है, ठीक है, या कोई भी है, ठीक है, वो एस्पायर करता है टू बी पार्ट ऑफ हायर कास्ट देन हिज ओन कास्ट, हिज और हर ओन कास्ट, ठीक है। सो इस प्रोसेस में सेंस्क्रिटाइजेशन में हम देख सकते हैं कि किस तरीके से वो बात कर रहे हैं कि जो लोअर कास्ट है, ठीक है, वो लोअर कास्ट कोई भी हो सकती है। मान लीजिए क्षत्रियास जो है, अगर वो ब्राह्मण्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, उनके जितना अगर हायर स्टेटस लाइक पाना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हो सकता है कि वो बहुत सारे रिचुअल्स, है ना, उनकी जैसी प्रैक्टिसेस फॉलो करने लगे। तो इसी को बोलते हैं सेंस्क्रिटाइजेशन। सेंस्क्रिटाइजेशन इज अ प्रोसेस जिसके थ्रू जो लोअर कास्ट है, ठीक है, जो भी कास्ट है, वो अपने आप को लाइक चेंज करती है थ्रू रिचुअल्स और प्रैक्टिसेस, ताकि वो किसी हायर स्टेटस का पार्ट बन पाए। दैट मीन्स सोशल मोबिलिटी हो पाए, राइट। सोशल मोबिलिटी इज द सोशल मूवमेंट, राइट, from one rank and order to the other rank and order. Okay, so ये सब चीजें, सो ये एम एन श्रीनिवास में हम काफी अच्छे से कंप्लीट करेंगे और एम एन श्रीनिवास का ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है। देन दे आर टॉकिंग अबाउट डोमिनेंट कास्ट। तो डोमिनेंट कास्ट में यही है कि डोमिनेंट कास्ट वही होती है, किसी पर्टिकुलर विलेज में कोई भी डोमिनेंट कास्ट हो सकती है। ऐसा नहीं है कि अगर ब्राह्मण्स ही टॉप पर है तो वहां पर क्षत्रियस डोमिनेंट कास्ट नहीं हो सकती। बहुत जगह ऐसा भी है, एक्सेप्शंस हैं। आप देखोगे कि किस तरीके से जो क्षत्रियस हैं, ठीक है, हो सकता है कि वो डोमिनेंट कास्ट हो किसी पर्टिकुलर विलेज में, क्योंकि एक तो वो बहुत ज्यादा पॉपुलेशन में हो, ठीक है, मतलब उनका ही पॉपुलेशन सबसे ज्यादा हो विलेज में। सेकेंडली उनके पास इकोनॉमिक पावर हो और इकोनॉमिक पावर के साथ साथ पॉलिटिकल पावर हो, तो वो डोमिनेंट कास्ट बन जाते हैं। तो इस तरीके से आप डोमिनेंट कास्ट का जो ये है आपके सामने रखा हुआ है इन्होंने कंसेप्ट, ये काफी अच्छे से करेंगे क्योंकि डोमिनेंट कास्ट और संस्कृताइजेशन काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है एम.एन. श्रीनिवास के, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। ओके, सो ऑब्वियसली बहुत सारी जगह पर जो ये चेंजेस हैं, ठीक है, ये अभी तक विजिबल नहीं है क्योंकि हमें पता है कि अभी भी बहुत सारी चीजें ऐसी है जो रिजिड है, राइट। सो ये सब चीजें उन्होंने हमें एक्सप्लेन की है और आप इस तरीके से जो कास्ट है उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब इधर बहुत सारी और भी चीजें बताई हैं जो आप देखेंगे कि फॉर सो कॉल्ड शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब्स एंड बैकवर्ड कास्ट द अपोजिट हैज हैपेंड, फॉर देम कास्ट हैज बिकम ऑल टू विजिबल। अब अगर आप शेड्यूल कास्ट, ट्राइब, इनके लिए देखेंगे तो इनके लिए बहुत ज्यादा विजिबल है क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा फैक्टर्स जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं आपके आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग। आपको जो सोसाइटी में रिसोर्सेज है वो भी मिलने लगे हैं, राइट। सो डिस्क्रिमिनेशन के साथ साथ आइडेंटिटी को मतलब एसोसिएट करते जाना और उससे बहुत सारी चीजें जो है वो विजिबल हो रही है लोअर कास्ट पीपल के लिए। फॉर अपर कास्ट क्योंकि वो इतना ज्यादा लाइक अर्बनाइज हो गए हैं या फिर डेवलपमेंट में चले गए हैं कि उनके लिए अब कास्ट मैटर नहीं कर रहा है, राइट। लेकिन अगर आप देखोगे तो लोअर कास्ट के लिए आज भी कास्ट उतना ही मैटर करता है क्योंकि बहुत सारे ऐसे लाइफ चांसेस हैं जो मैक्सवेल बर्बाद करते हैं कि लाइफ चांसेस जो आपके पास हैं वो किस पर डिपेंड कर रहे हैं, आपकी कास्ट पर, राइट। सो ये सब चीजें उन्होंने कास्ट के लिए मेंशन किया। नाउ मूविंग ऑन टू ट्राइब, ट्राइबल कम्युनिटीज के बारे में उन्होंने क्या बोला। अब देखो ट्राइब क्या होता है। ट्राइब बेसिकली आप सभी को पता है कि एक पॉपुलेशन जिसके अपना कैरेक्टरिस्टिक्स है, अपनी लैंग्वेज है, अपना सिस्टम है, अपना लाइफ पैटर्न है, राइट। सो उनके सोशल लाइफ, उनके सब चीजें हमसे सेपरेट है, right. So tribe is a modern term for communities that are very old, being among the oldest inhabitants of the subcontinent. Tribes in India have generally been defined in terms of what they were not, right. हम हमेशा ट्राइब को कैसे एक्सप्लेन कर देते हैं, जो वो है ही नहीं,
राइट, हम उनको क्लासिफाई नहीं कर पाते अच्छे से। सो यहाँ पर आपको क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। सबसे पहले परमानेंट ट्रेट, परमानेंट ट्रेट्स में आता है आपकी लैंग्वेज, आपका रीजन, आपकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इकोलॉजिकल हैबिटेट। सो इसमें बहुत ज्यादा पॉपुलेशन, ट्राइबल पॉपुलेशन इसी में रहती है, ठीक है, वो लोग अलग से रहते हैं। जैसे आपको ट्राइबल पॉपुलेशन कहाँ देखने को मिलेगी, इन एरियाज में, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। सो इन एरियाज में जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनकी अपनी एक लैंग्वेज है, ठीक है, उनका एक अपना सोशल पैटर्न है, हर चीज की जो हमारी जो एक्टिविटीज हैं, ठीक है, वो किस तरीके से सेपरेट हैं उनसे, राइट। बहुत सारी चीजें हैं जो हम देख सकते हैं ट्राइबल कम्युनिटीज में। ओके, सो दे आर सेइंग कि कुछ परमानेंट ट्रेट्स होते हैं जो हमेशा रहते हैं, जैसे लैंग्वेज हो गया, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, ये सब चीजें आपके हमेशा एग्जिस्ट करती हैं। कुछ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है, जैसे ऑन द बेसिस ऑफ लाइवलीहुड ट्राइब्स कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू फिशरमैन, फूड गैदरर्स, हंटर्स, शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स, पीजेंट्स, प्लांटेशन, इंडस्ट्रियल वर्कर्स। सो जो यहाँ पर हमारे पास, ठीक है, हाउएवर द डोमिनेंट क्लासिफिकेशन both in academic sociology as well as in politics and public affairs is the degree of assimilation into the Hindu society। अब एसिमिलेशन क्या होता है? एसिमिलेशन का मतलब होता है कि आप बिल्कुल अच्छे से घुल जाते हैं किसी के दूसरे के कल्चर में, राइट। सो बहुत ज्यादा जगह पर अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि कैसे, लाइक जो अगर हम बात करें यहाँ पर जीएस घुर्रे की अप्रोच की और एल्विन की अप्रोच की, जो डिबेटेबल था, राइट। सो उसमें क्या बोला गया, एल्विन ने कहा कि नहीं, वो आइसोलेशन में रहते हैं ट्राइब्स, ठीक है, उनको आइसोलेशन में रहने देना चाहिए क्योंकि इससे वो उनकी अपनी जो सेपरेट आइडेंटिटी है वो हमेशा बनी रहती है। लेकिन जीएस घुर्रे ने कहा कि ऐसा नहीं है, वो अलग नहीं रहते हैं, ठीक है, दे आर दी बैकवर्ड हिंदूज, है ना, ये टर्म यूज किया था, आपको याद होगा। सो ये इस तरीके की डिबेट्स हमारे सामने आएंगे किस तरीके से, जैसे हम जब पेपर 1 डिस्कस करेंगे या पेपर 2 डिस्कस करेंगे तब हम सारे कंसेप्ट्स को काफी अच्छे से कवर करेंगे। अभी के लिए यू जस्ट हैव टू गेट ऑल द थिंग्स आउटसाइड, फ्रॉम आउटसाइड, राइट, कि आपको पता होना चाहिए कि बाहर से क्या है चीजें, राइट। आपको जब पता होगा तो आप उसको और भी अच्छे से कर पाओगे। सो जैसे इनकी एसिमिलेशन अप्रोच थी कि किस तरीके से वो मिलकर रहते हैं, किस तरीके से वो डिफर करते हैं, वो सब चीजें थी, ठीक है। सो इसके बाद इन्होंने हमें एक्सप्लेन किया कि इन शॉर्ट द आर्ग्यूमेंट फॉर ट्राइब कास्ट डिस्टिंक्शन वाज फाउंडेड ऑन एज्यूम्ड कल्चरल डिफरेंसेस, ठीक है, कि इतना ज्यादा आपके पास कल्चरल डिफरेंसेस हैं कि आप तभी इन ट्राइब्स और इन कास्ट की डिस्टिंक्शन की बात करते हो, क्योंकि कल्चर बहुत डिफर करता है, राइट, बिलीव्स बहुत डिफर करते हैं, प्योरिटी, पॉल्यूशन, ये सब जो आपने देखा कि कास्ट के जो फीचर्स है क्या वो इसमें मैच कर रहे हैं, वो सब चीजें देखने को मिलेंगी, ठीक है। सो अभी तक जितनी भी डिस्टिंक्शंस की हैं हमने और जो ट्राइब्स की हमारे पास जो डेफिनेशन आई है वो ऑलमोस्ट गलत है, ये चीजें बोल रहे हैं, ठीक है। आप रीड करना और बताना मुझे कि व्हाट इज अ ट्राइब एक्चुअली, गिव मी डेफिनेशन ऑफ ट्राइब, ओके। तो आप ये बताएंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। सम इंडियन ट्राइब्स, लाइक ये जो एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है, ये भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बात कर रहे हैं। Then the discussion of caste and differences was accompanied by a large body of literature, है ना, कि किस तरीके से जो बहुत सारे हिंदूज हैं, ठीक है, थ्रू सेंसिटाइजेशन, है ना, बहुत सारी जो चीजें हैं वो चेंज हो गई हैं। वरी करता है कि आप किस तरीके से उनको देख रहे हैं, राइट। सो कुछ एसिमिलेशन भी हुआ है, बहुत सारी ट्राइब्स आइसोलेशन में भी हैं, राइट। सो ये हमेशा से डिबेट रहा है कि उनको आइसोलेशन में रहने देना चाहिए या उनको हमें ये मतलब लाइक अपने अंदर इन्वॉल्व कर लेना चाहिए, ठीक है, अपने जो कल्चर का वो हिस्सा बना लेना चाहिए, ठीक है। सो देन यहाँ पर बात चल रही है किस तरीके से ट्राइब्स आर लाइक द स्टोन एज हंटिंग एंड गैदरिंग साइट दैट हैव रिमेन्ड अनटच्ड बाय द टाइम इज स्टिल कॉमन इवन दो दिस हैज नॉट बीन ट्रू। अब ये सही नहीं रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमने उनके साथ कुछ मतलब चेंज नहीं किया या कुछ भी, क्योंकि डेवलपमेंट के साथ उनके पास बहुत सारे चेंजेस आए हैं, राइट। सो अगर हम मेन स्ट्रीम आइडियाज देखें तो ये बता रहे हैं कि किस तरीके, अब देखो यहाँ पर जो ये लिखा हुआ द फेमस आइसोलेशन वर्सेस इंटीग्रेशन डिबेट, ये आज भी हमारे सामने बहुत अच्छे से दिखती है हमें, ठीक है, किस तरीके से डिबेट की जा रही है, ये आप चेक कर सकते हैं, ओके। आप मुझे बताएंगे कि ये डिबेट क्या थी, राइट, इसमें दोनों लोगों का पर्सपेक्टिव क्या था, ओके। सो देन दे आर सेइंग कि जो डेवलपमेंट हो रहा है उसकी वजह से बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। अब मेजर चेंजेस क्या आ रहे हैं, देखो, नेशनल डेवलपमेंट के लिए ऑब्वियसली आपको बहुत सारे ऐसे एरियाज चाहिए जहां पर डेवलपमेंट हो सकती है। अब ट्राइबल एरियाज जो है ऑब्वियसली वो एक बहुत ज्यादा रिच पार्ट है, क्योंकि वहां पर डेवलपमेंट सबसे ज्यादा हम कर सकते हैं। सो बेसिकली इस डेवलपमेंट में क्या हो रहा है, इस नेशनल डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं जो ट्राइबल्स हैं, ठीक है, उनको लॉस हो रहा है,
उनकी जो लाइवलीहुड है, ठीक है, वो चेंज हो रहा है, उनके जो सोशल पैटर्न्स हैं उनको कहीं ना कहीं हम हार्म कर रहे हैं, राइट। ये सब चीजें आपको इसमें एक्सप्लेन की हुई है, किस तरीके से ट्राइबल कम्युनिटीज हैं वो आज भी बहुत ज्यादा लाइक अपनी लाइक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है उनके बीच में, बहुत अच्छा लाइक उन्होंने अपना कल्चर मेंटेन किया हुआ है, लेकिन नेशनल डेवलपमेंट की वजह से वो कहीं ना कहीं मिस होती जा रही है। Then they are talking about forced incorporation of tribal communities into mainstream process had been impact on tribal culture and society as much as its economy. So अब बहुत ज़्यादा changes आ गए क्योंकि हम उनको forcefully ये चाहते हैं कि वो हमें लाइक इंटीग्रेशन चाहते हैं हम, लेकिन इंटीग्रेशन वो करना नहीं चाहते क्योंकि वो अपना जो रिच कल्चर है उसको मेंटेन रखना चाहते हैं। वो जैसे भी है वो अपना एक कल्चर मेंटेन रखना चाहते हैं, राइट। सो ये आप काफी अच्छे से पढ़ सकते हैं। ये काका का एक जो पेपर है, ठीक है, आपको गिवन भी है, उसमें काफी अच्छे से आपको दिखेगा किस तरीके से जो बहुत सारी चीजें हैं जो ट्राइबल लोगों के स्पेसिफिक ट्रेड्स हैं, ठीक है, वो सब क्या है और उसमें कैसे वो लोग रह पा रहे हैं। ओके, सो कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी हैं जो आपको इस पैराग्राफ में देखने को मिलेंगे, किस तरीके से जो हमने डेवलपमेंट किया उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या रहा, ठीक है। अभी भी अगर आप देखेंगे तो बहुत सारा ऐसा है कि जो मिडिल क्लास पीपल हैं, ठीक है, वो ट्राइबल कम्युनिटीज में एजुकेटेड हो गए हैं, उसके वजह से बहुत अच्छे अच्छे चेंजेस आ रहे हैं, राइट, मेजर चेंजेस आ रहे हैं। So, two broad set of issues have been most important give rise to tribal movements कि क्या हो रहा है आजकल, क्योंकि देखो बहुत सारे इश्यूज हैं, आपके इकोनॉमिक रिसोर्सेज के ऊपर है, right? The reason why the middle class within tribal may assert their tribal identity may be different from the reason why poor and educated tribe join tribal movements. Obviously हर चीज वरी करती है ना कि एक ट्राइबल मूवमेंट्स में पुअर ट्राइब्स क्यों पार्ट ले रही हैं और जो रिच ट्राइब्स हैं वो क्यों पार्ट ले रहे हैं, राइट। सो ये सब चीजें उन्होंने बताया, आप इसको थोड़ा लाइक पढ़ सकते हैं और उसके नोट्स आप एक ही बार में बना लें। ओके, देन दे टॉकिंग अबाउट फैमिली एंड किनशिप, एंड काका का पेपर यही है जो मैं आपको बता रही थी, जो ट्राइब्स पे काफी अच्छे से उन्होंने दिया है। देन फैमिली एंड किनशिप में दे आर सेइंग कि फैमिली और किनशिप बहुत अच्छे से वरी करता है। कैसे अब वरी करता है? दे आर सेइंग कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो फैमिली किनशिप से रिलेट कर पाते हैं। फैमिली जो है वही हमारा जो मेन सोशल इंस्टीट्यूशन है, सोशलाइजेशन करता है ये, राइट। सोशलाइजेशन प्रोसेस में फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन में फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। हर चीज में आपकी फैमिली जो है आपका साथ देती है, राइट। So family being a most important social institution, they also have certain types of family or certain types of systems among the family, the marriage system, the kinship system, है ना, ये सब चीजें अलग अलग डिपेंड करती हैं। So आप ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, ये आप किसी भी यूजीसी नेट की या किसी भी पर्टिकुलर आप इंटरनेट पर सर्च करके पढ़ सकते हैं कि किस तरीके से देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैरिजेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैमिलीज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ किनशिप सिस्टम। ओके, सो देन दे आर सेइंग कि अभी आजकल बहुत ज्यादा चेंजेस आ रहा है फैमिलीज में, क्योंकि पहले जो फैमिलीज थी, ठीक है, वो साथ में रहते थे लोग, लेकिन आजकल अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से हम लोग जो है वो माइग्रेट करते जा रहे हैं, वैसे ही फैमिलीज जो हैं वो अलग होती जा रही है, राइट। वो कहीं ना कहीं ब्रेक आ रहा है उसमें। सो they have given nuclear and extended family. Nuclear families वो families हैं जिसमें सिर्फ पेरेंट्स और उनके चिल्ड्रन रहते हैं, ठीक है, और एक्सटेंडेड फैमिली इज अ जॉइंट फैमिली, जिसको आप जॉइंट फैमिली बोलते हो। ओके, सो इस पर भी काफी सारी डिबेट्स है कि एक्सटेंडेड न्यूक्लियर फैमिली में बहुत सारे डिस्टिंक्शंस हैं, ठीक है, वो डिस्टिंक्शंस आप पहले पढ़ लो तो अच्छा है, राइट, वरना हम आगे करेंगे ही। ओके, नेक्स्ट दे आर टॉकिंग अबाउट द डाइवर्स फॉर्म्स ऑफ फैमिली। पैट्रियार्कल फैमिलीज के बारे में बता रहे हैं, मैट्रियार्कल बता रहे हैं। पैट्रियार्कल फैमिलीज वो होती हैं जहां पर मेल हेड होता है, मैट्रियार्कल फैमिलीज वो होती हैं जहां पे फीमेल हेड होती हैं। ओके, सो जो डिसीजन पावर्स हैं वो फीमेल के साथ रहते हैं। अब पैट्रिलोकल फैमिलीज वो होती हैं जिसके अंदर, ठीक है, जो वाइफ है वो हस्बैंड के घर जाती है शादी करके, ठीक है, लेकिन मैट्रिलोकल फैमिलीज या मैट्रिलिनियल सोसाइटीज वो होती हैं जिसके अंदर जो पावर है या जो हाउस होल्ड है, ठीक है, वो किसके साथ रहता है, वो वाइफ के साथ रहता है, और हस्बैंड जो है वो वाइफ के घर शिफ्ट होता है, ठीक है। सो ये कुछ चेंजेस आप देख सकते हो इसमें किस टाइप की सोसाइटीज हैं, ठीक है, जो मैट्रिलिनियल सोसाइटीज, हमने खासी मैट्रिलिनियल की बात की थी, राइट। सो ये सब चीजें जो 11th में हमने रीड किया है, राइट, उसी को थोड़ा सा इन्होंने लाइक उसको थोड़ा सा एक्सपैंड किया है, ठीक है। सो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप इसको किस तरीके से कर रहे हैं, राइट। आप इकट्ठे भी नोट्स बना सकते हैं, तो ये आप पर डिपेंड करता है। देन दे आर सेइंग किस तरीके से वेट किस तरीके से जो ये सोसाइटीज हैं, ठीक है, इसमें जो प्रॉपर्टी का मैटर है या फिर जो फंक्शंस हैं वो भी चेंज रहते हैं, राइट। जैसे वो बात करें कोई हेड है, ठीक है, उधर फीमेल हेड है मैट्रिलोकल सोसाइटीज में, ठीक है, और पैट्रिलोकल सोसाइटीज में कौन हेड है,
जो आपका मेल है वो हेड है। तो यहाँ पर डिफरेंट पावर्स हैं, राइट। सो इसमें बहुत ज़्यादा डिबेट्स भी हैं कि कई जगह पर, क्योंकि एक्सेप्शंस भी हैं हमारे पास मैट्रिलिनी की, राइट। सो आप ये चीज़ें भी देखेंगे। देन इन्होंने जो न्यूक्लियर एक्सटेंडेड फैमिली दिया हुआ है, ठीक है, ये भी आप थोड़ा सा रीड करें। यहाँ पे आईपी देसाई का भी कुछ हमें गिवन है कि इट इज इंटरेस्टिंग टू नो दैट द वर्ड्स यूज्ड फॉर जॉइंट फैमिली इन मोस्ट ऑफ द इंडियन लैंग्वेजेस आर द इक्विवेलेंट्स ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ द इंग्लिश वर्ड जॉइंट फैमिली। ओके, ये सब चीजें इन्होंने बताई हुई है। सो बेसिकली इस चैप्टर में आपके पास क्या क्या रहा, आपके पास रहा कास्ट सिस्टम, है ना, कि किस तरीके से कास्ट सिस्टम में चेंज आया। देन दे आर टॉकिंग अबाउट ट्राइब, and then at last they are talking about what, family and kinship. So family and kinship में आपको पता है, kinship system में आपको पता है कि lineage system, descent system, right। अब lineage descent system में इन्होंने अब आपको ये बताएंगे blood relations, कि कुछ blood relations होते हैं, ठीक है, कुछ होते हैं आपके मैरिज रिलेशन, जो आपके मैरिज होने के बाद आपके साथ रिलेशन बनते हैं, ठीक है, वो मैरिटल रिलेशंस, ठीक है। सो ब्लड रिलेशंस में आपके पास क्या जो किनशिप सिस्टम है उसको क्या बोलते हैं, मैरिज सिस्टम में जो है उसको क्या बोलते हैं, ये सब चीजें थोड़ी बेसिक्स हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो हमारा चैप्टर यहाँ पर फिनिश होता है, ठीक है। सो अब हम नेक्स्ट चैप्टर में जो है वो स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक और चीज बता दूं, जो आपके पास बॉक्सेस गिवन है, ठीक है, इनकी आप एक रीडिंग ले लें और इसमें अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट लगता है तो प्लीज मार्क करें, ठीक है, क्योंकि इसमें काफी कुछ ऐसा कंटेंट है जो आप एग्जाम्पल्स के थ्रू लिख सकते हो अपने पेपर में, ठीक है, अपने आंसर्स में। तो काफी अच्छा रहेगा अगर आप इनको थोड़ा पढ़ लेते हो। और पीछे आपके पास जो थिंकर्स है उनका भी गिवन है इसी चैप्टर में, सो प्लीज उसको भी करें। ओके, सो अब हमारा ये चैप्टर बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट होता है। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। एंड प्लीज अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।